हेलो एवरीवन, वेलकम। सो गाइज, आज लाइव सेशन ना करके आज हम एक वीडियो सेशन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको क्या कराने जा रही हूँ आपको पता ही ऑलरेडी। हम कर रहे हैं दृष्टि का करंट अफेयर्स, वार्षिक की मैगजीन जो आती है दृष्टि की। और अगर इसका किसी को PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ले सकते हैं, राइट। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर दो, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहीं पर छोड़ा था, प्रमुख नीतिगत दस्तावेज एवं घटनाक्रम। सो आज यहीं से स्टार्ट करते हैं, राइट। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं एंड देन यस। तो क्या है वित्तीय समावेशन सूचकांक, इन इंग्लिश फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो ये इंडेक्स RBI द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन को मापने के लिए अपनी तरह का पहला फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है कि रिसेंटली RBI द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन को मापने के लिए किस इंडेक्स को स्टार्ट किया गया है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, राइट। ऑप्शन ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इससे ज़्यादा यहाँ पे और कुछ था नहीं, ठीक है। और अच्छा, इस इंडेक्स के लिए कुछ मापदंड निर्धारित करे इन लोगों ने RBI ने। तो क्या है वो, एक तो एक्सिस के लिए भारांक दिया जाएगा 35%, एज यू ऑल नो, एज यू ऑल कैन सी हेयर। पहुँच यानी कि एक्सिस पे लिखा हुआ है 35%, यूजेस पे लिखा हुआ है 45% एंड क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता पे भी लिखा हुआ है 20%, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे मानदंड कुछ निर्धारित किए गए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज वीडियो सेशन है तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को। RBI का अधिशेष हस्तांतरण। अच्छा, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि RBI ने कितना सरप्लस गवर्नमेंट को हस्तांतरण किया है, ऐसा कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में। यस, ये तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी, ठीक है। क्या कि अप्रैल एंड मार्च कर दिया है RBI ने अपना लेखा वर्ष, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर जो होता है RBI का, पहले क्या होता था, जुलाई से जून होता था, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, लेकिन अब अप्रैल टू मार्च कर दिया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अब RBI ने अपना अकाउंटिंग ईयर कर दिया है। बाकी बैंक्स जो होती हैं उनका तो अप्रैल टू मार्च ही होता है ऑलरेडी, लेकिन RBI ने अब कर दिया है, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है एग्रीगेटर नेटवर्क। तो फाइनेंशियल डाटा शेयरिंग सिस्टम है ये एक, एक्चुअली पढ़ ही लेते हैं क्या है। सितंबर 2021 में देश में वित्तीय डेटा साझा प्रणाली फाइनेंशियल डाटा शेयरिंग सिस्टम अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क का अनावरण किया गया है, जो निवेश और ऋण के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। यस, तो निवेश और ऋण के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए क्या किया गया है, एक फाइनेंशियल डाटा शेयरिंग सिस्टम का अनावरण किया गया है। क्या बोलते हैं उसको, अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क, ठीक है। यस, इतने से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ओके, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसमें हमें सबसे ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि क्या हमको नहीं पढ़ना है, राइट। तो कृषि एवं संबंध क्षेत्र पे अब हम आ चुके हैं, और यहाँ पे हमको खरीफ और रबी की फसलों के बारे में तो पता ही होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तो इसमें से आना कुछ नहीं है, इसमें से आना बस वही है कि खरीफ की फसलें कौन सी हैं एंड रबी की फसलें कौन सी हैं, एंड जायद की भी पूछ सकता है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, राइट। सो थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। सारा का सारा तो ये बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा, इतना आपको नहीं पढ़ना है। आपको बस इतना जान लीजिए कि आपको करना क्या है इसमें रबी एवं खरीफ के बारे में, कि आपको ये फसल पता होनी चाहिए सारी की सारी, कि कौन सी रबी की है, कौन सी फसल खरीफ की है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आने वाला। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट सा लग रहा है, कस्तूरी कॉटन लिखा हुआ है। तो क्या है, ये भारतीय कपास का नया ब्रांड है। एक्चुअली भारतीय कपास का नया ब्रांड है जिसका नाम क्या है, कस्तूरी कॉटन, राइट। तो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कॉटन डे, ठीक है। तो वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया है अभी रिसेंटली 7 अक्टूबर को। और इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय, कौन है हमारी वस्त्र मंत्रालय की जो मिनिस्ट्री, किसने संभाल रखी है, आई थिंक स्मृति ईरानी है। नहीं, स्मृति ईरानी तो अब मेरे को याद नहीं है अभी इतना। एक्चुअली मैं
एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट इससे पहले तो स्मृति ईरानी थी, अब तो वो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं आई थिंक। सो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस चीज़ में मुझे, लेकिन हम लोग इसको चेकआउट कर लेंगे। ओके, तो यहीं पे आ जाते हैं वापस से। तो हुआ क्या है कि इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा भारतीय प्रीमियम कपास यानी कि इंडियन प्रीमियम कॉटन के लिए अब तक का पहला ब्रांड और लोगो जारी किया गया। ठीक है, अब तक का पहला किया गया है। ओके, और इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा इसको। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है गाइज। ओके, कस्तूरी कॉटन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कस्तूरी कॉटन ब्रांड अपनी सफ़ेदी, चमक, मृदुलता, शुद्धता, शुभ्रता, अनूठेपन एवं भारतीयता का प्रतिनिधित्व संपूर्ण विश्व में करेगा। भारतीय प्रीमियम कॉटन जो कि एक लंबी स्टेपल रेशा कपास, लंबाई वगैरह कोई नहीं पूछने वाला यहाँ पे, तो कस्तूरी कॉटन। ठीक है, ओके। अच्छा, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कपास की सभी 4 प्रजातियाँ स्पीसीज को उगाया जाता है। और कौन कौन सी हैं वो चारों प्रजातियाँ? तो एशियाई कपास है। अब इन वाले नामों को पढ़ेंगे ना हम, ये गॉसिपियम और वो रियम, ये लिखा हुआ है, इसको तो हम भूल ही जाना है हम। ठीक है, ये क्योंकि नाम ही थोड़े अजीब से हैं। आपको याद क्या रखना है? एशियाई कपास, इजिप्शियन कपास एंड एशियाई, इजिप्शियन, अमेरिकी एंड एशियाई को 2 बार लिख दिया इन लोगों ने। गॉसिपियम, ऑर्बेरियम एंड देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इन लोगों ने मिस्टेक जरूर की है। अब 4 नंबर पे एशियाई कपास लिखा हुआ है एंड 1 नंबर पे भी एशियाई कपास लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, लेकिन जो उसका केमिकल नेम है वो अलग है, गॉसिपियम, ऑर्बेरियम एंड हर्बेशियम। ओके, तो एशियाई कपास, इजिप्शियन कपास एंड अमेरिकी कपास को आपको याद रखना है कि इस प्रकार के कपास इंडिया में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं उद्योग क्षेत्र पे। राइट, उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत पर्यटन सांख्यिकी 2021, ये क्या है कि सितंबर 2021 में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत पर्यटन सांख्यिकी एक नज़र में इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लैंस 2021 नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है गाइज। राइट, और वैसे आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आर पीसीएस एग्ज़ाम। यस, यहाँ से जो आपको याद रखना है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है गाइज, क्योंकि मैंने इसको पहले पढ़ा नहीं है कि इसमें से क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यस, वो जो चीज़ यहाँ से इम्पोर्टेंट हो सकती है वो हम निकाल चुके हैं यहाँ से। देखिए, वर्ष 2000 एक्चुअली ये ना अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा कितना है? तो 1.59% है। राइट, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मतलब कितने इंटरनेशनल टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं, उनके मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का जो हिस्सा है वो है 1.59%। राइट, अब आगे है कि भारत में विदेशी पर्यटक आगमन के स्रोत देशों में बांग्लादेश प्रथम पे है। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा आते हैं। बांग्लादेश में से क्या है, हमारे यहाँ भी तो बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, और इसमें बांग्लादेश नंबर 1 पे आ गया। और जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान दूसरा है। तो भारत का कौन सा है? भारत का एक्चुअली इसमें रैंकिंग नहीं दे रखी है, परसेंटेज दे रखा है कि 1.59% है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा, जिसमें से इसमें आते हैं सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में, अमेरिका में दूसरे नंबर पे आते हैं। राइट, तो मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा पर्यटक किस देश में आते हैं, तो बांग्लादेश में आते हैं सबसे ज़्यादा, बांग्लादेश में आते हैं। थोड़ा सा बिलीव नहीं कर पा रही हूँ मैं इस पर। ओके, अब हम स्टेट्स को भी देख लेते हैं कि हमारे यहाँ कितने स्टेट्स में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। तो सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ पे आते हैं? देखिए, तमिलनाडु में आते हैं सबसे ज़्यादा। तमिलनाडु में आते हैं गाइज। वर्ष 2020 के दौरान घरेलू पर्यटकों के हिस्सेदारी के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, यूपी, चलो ठीक है, यहाँ यूपी सेकंड नंबर पे आ गया, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ओके, ये तो हैं घरेलू पर्यटक। और विदेश से जो पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं वो कौन कौन से हैं, आइए उनको भी देखते हैं। सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में। तो विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में जो शीर्ष 5
स्टेट या फिर यूटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? महाराष्ट्र है, ठीक है। डोमेस्टिक टूरिस्ट के मामले में तमिलनाडु नंबर 1 पे था, उत्तर प्रदेश सेकंड पे था, और अगर हम इंटरनेशनल टूरिस्ट के मामले में देखते हैं तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है एंड तमिलनाडु सेकंड पे है एंड हमारा उत्तर प्रदेश थर्ड पे पहुंच जाएगा, ठीक है। सबसे उन मतलब कि अगर कुल मिला के हम देखें इंटरनेशनल अगर देखें तो महाराष्ट्र को आगे कर देना है टूरिस्ट डोमेस्टिक टूरिस्ट वालों से, ठीक है। बाकी तो सब सेम ही है, ओके। तमिलनाडु सेकंड है, उत्तर प्रदेश थर्ड है और महाराष्ट्र फर्स्ट हो जाएगा इंटरनेशनल के मामले में, और अगर डोमेस्टिक के मामले में देखा जाएगा तो तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे ऑल ओवर वर्ल्ड? तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में आते हैं, ओके। इंडिया का यहाँ पे दे नहीं रखा, रैंकिंग नहीं दे रखी, इंडिया की रैंकिंग भी देनी चाहिए थी। मैं देखती हूँ कहीं दे रखी हो, आई थिंक सो, बट मेरे को लग नहीं रहा कि कहीं दे रखी है इसमें, ओके। यहाँ पे नहीं दी हुई है गाइज, और आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, ओके। नहीं दी हुई है, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कहाँ हमारे स्टेट्स में कहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, आपको याद रखना है आपको, ठीक है। कहाँ आते हैं सबसे ज़्यादा टूरिस्ट? डोमेस्टिक में तमिलनाडु में, नंबर 2 पे यूपी में, और अगर इंटरनेशनल की बात करते हैं तो कहाँ आते हैं सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु में, फिर यूपी में। आगे बढ़ते हैं। सिराराखोंग या हैती मिर्च तथा टामेंगलोंग संतरे को जाई टैग, नाम से ही लग रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के होंगे ये चीज़ें, ठीक है। सिराराखोंग या हैती मिर्च तथा टामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग मिला। जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, राइट। तो मणिपुर की विशेष मिर्च है ये सिराराखोंग, या फिर इसको हैती भी बोलते हैं, ठीक है। और ये है टामेंगलोंग, ये है संतरा। सिराराखोंग है मिर्च और टामेंगलोंग है संतरा। इनको जीआई टैग मिला है कहाँ पे? मणिपुर में, ओके। मणिपुर का एक चखाव चावल भी था, याद होगा आपको, ठीक है। तो 3 तो हमको अभी याद हैं फिलहाल, बाकी तो देखा जाएगा क्या क्या है मणिपुर में और, ओके। अच्छा, ये मिर्च जो है ये विश्व की सबसे तेज़ मिर्च है गाइज, ये भी यहाँ पे मेंशन है। इस मिर्च को एक्चुअली जो हैथी मिर्च सिराराखोंग है या हैथी मिर्च है, इन दोनों सेम ही है। इनको राजा मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये राजा मिर्च जो है ये विश्व की सबसे तेज गर्म मिर्च है, तेज या सबसे गर्म हॉटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड है, वाओ। और सिराराखोंग हैथी मिर्च को स्थानीय लोग भगवान का उपहार यानी गॉड गिफ्ट मानते हैं, गिफ्ट ऑफ गॉड, ठीक है, ठीक है, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं। और विटामिन सी और कैल्शियम का स्रोत होते हैं ये चीज़, ठीक है, ओके। और टामेंगलोंग जिले को मणिपुर का ऑरेंज ऑफ बॉल कहा जाता है, ओके, ये भी ठीक है। टामेंगलोंग जो कि संतरा है, जिसको मणिपुर में जीआई टैग मिला है, उसको उस टामेंगलोंग जिले को ऑरेंज ऑफ बाउल कहा जाता है मणिपुर का, ओके। 192 पेजेस थे गाइज इस मैगजीन में, जिसमें से 94 हम कंप्लीट कर चुके हैं, वाओ, बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिए हमने, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा इज 4.0, इज मतलब इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस 4.0 के चौथे संस्करण का मुंबई में अनावरण किया गया। 4 लिखा हुआ है, इजीली कोई भी समझ लेगा कि चौथा ही होगा, ठीक है। सो है क्या इसमें? है कुछ भी नहीं, हम पढ़ेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं है तो हम क्यों पढ़ें जब कुछ है ही नहीं। तो अच्छा, इसको देख लेते हैं हम। उभरते सितारे कोष, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे लिए कि 21 अगस्त 2021 को वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात उन्मुख सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की कंपनियों की सहायता हेतु उभरते सितारे कोष, इंग्लिश में अभी इसका नाम यही है, उभरते सितारे फंड का लखनऊ में शुभारंभ किया गया है, ठीक है। और इसका गठन किसने किया है उभरते सितारे कोष का? तो एक्जिम बैंक ने किया है। एक्जिम का फुल फॉर्म पता है ना आपको? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक होता है, ठीक है। डेविड, और यार मैं क्या बोल दिया, डेविड मलपास बोल रही हूँ, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। तो बस आप
एक्चुअली उभरते सितारे तो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमन द्वारा एमएसएमई जो कंपनियाँ एमएसएमई कंपनी जो होती हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो होते हैं, उनके लिए एक उभरते सितारे फंड का शुभारंभ कहाँ पे किया है? लखनऊ में किया है। ठीक है, और इस उभरते सितारे को उसका गठन किसने किया है? तो एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ने किया है, और साथ में सिडबी ने भी किया है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्लस सिडबी दोनों के द्वारा ये उभरते सितारे को उसका गठन किया गया है। और ये उभरते सितारे कोष एक वैकल्पिक निवेश कोष है। ठीक है, वैकल्पिक निवेश कोष है गाइस। इतनी चीज़ें तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आ सकता है एग्जाम में। बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है मुझे। दोनों मतलब इस रूम में 2 गेट हैं, दोनों गेट बंद है, फिर भी बाहर से पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ जाती है। विंडो भी बंद है। ओके गाइज, नाउ लेट्स मूव ऑन। सो कांडला जो है देश का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र बन चुका है, राइट। कांडला कहाँ पे है? कांडला गुजरात में है, और ये देश का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र बन गया, यानी कि कासेज यहाँ पे लिखा हुआ है इसको इन शॉर्ट, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गई है। ओके, और कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र मौजूदा शहरों के लिए IGBC ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग हासिल करने वाला पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, राइट। आपको बस क्या याद रखना है कि देश का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? तो कांडला गुजरात है। इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, कांडला यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो कांडला हमको याद रखना है। एंड देन वी हैव नेक्स्ट न्यूज, एंड ये नहीं है इम्पोर्टेंट, इसको देखिए आप, कच्चे इस्पात का उत्पादन। तो कच्चा इस्पात मतलब आप समझ रहे हो ना, स्टील स्टील का जो रॉ मटेरियल होता है, आई थिंक वो होता होगा, इतना तो मैं भी नहीं समझ रही हूँ। क्रूड स्टील, यस, क्रूड स्टील यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। सो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कच्चे स्टील क्रूड स्टील के उत्पादन में चीन शीर्ष पर बना हुआ है, राइट। एंड देन इंडिया, और उसके बाद जापान। ठीक है, एक्चुअली जापान को सरपास करके ही इंडिया सेकंड नंबर पे आया है। पहले जापान था, इंडिया थर्ड था, तो जापान को सरपास करने के बाद इंडिया सेकंड नंबर पे पहुंचा है एंड जापान थर्ड पे हो गया है। तो क्रूड स्टील के उत्पादन में नंबर 1 चाइना, नंबर 2 भारत एंड नंबर 3 जापान है। ओके, और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 है। ठीक है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट जारी की गई है। भारत प्रति व्यक्ति बहुत कम CO2 उत्सर्जन करता है, इसके बावजूद भी समग्र रूप से वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक है, राइट। तो यही क्वेश्चन आ सकता है कि भारत CO2 उत्सर्जन करने में कौन से नंबर पे है? तो थर्ड नंबर पे है। इसको आपको याद रखना है। ये तीनों CO2 उत्सर्जन के मामले में नंबर 1 पे कौन है? USA है। नंबर 2 कौन है? चाइना और यूरोपीय यूनियन है। नंबर 3 कौन है? तो हमारा इंडिया है। ठीक है, नंबर 3 हमारा इंडिया है। और वर्तमान में भारत चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता है। चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता है। तो आपको याद क्या रखना है, क्योंकि CO2 के मामले में तो बहुत ज़्यादा इसके एमिशन को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है ये, कि CO2 उत्सर्जन के मामले में नंबर 1 USA, नंबर 2 चाइना और यूरोपीय यूनियन एंड नंबर 3 पे अपना इंडिया है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं।
इस वाले पेज पे कुछ भी नहीं था गाइज जो आपको कराया जाए, बट अब जो आने वाला है ना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑक्टेन 100। ये ऑक्टेन 100 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या है ये ऑक्टेन 100। तो ये एक प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल है, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने देश में विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल यानी कि ऑक्टेन 100 जिसका नाम है उसको लॉन्च किया है। किसने? आईओसी ने। आईओसी क्या है? एक महारत्ना कंपनी है आईओसी, ओके। सो आईओसी ने एक प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल जिसका नाम है ऑक्टेन 100 इसको लॉन्च किया है, और इस पेट्रोल को XP 100 ब्रांड नाम के तहत लॉन्च किया गया है, ओके। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट है कि प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल जो रिसेंटली आईओसी ने लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो ऑक्टेन 100 नाम है, ठीक है। और अभी ये कुछ चुनिंदा आउटलेट्स पर ही उपलब्ध होगा। कौन कौन सा आउटलेट्स हैं तो ये हमें जानकारी रखनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि कहाँ कहाँ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाने वाला है, राइट। ऐसा कुछ नहीं पूछा जाने वाला है कि ये कहाँ कहाँ पे मिलेगा, बस उतना ही इम्पोर्टेंट था कि अभी जो प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? तो ऑक्टेन 100, राइट। अब यूपी के एग्ज़ाम को हम देने जा रहे हैं तो यूपी के बारे में क्या न्यूज़ है इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे भी इसमें यहाँ इधर तो कुछ भी नहीं था, इधर भी कुछ भी नहीं है। वैदेशिक क्षेत्र पे आते हैं, ठीक है। वैदेशिक क्षेत्र, फॉरेन कंट्रीज फॉरेन एरिया बोलेंगे क्या इसको, ओके। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको, सॉरी, ओके। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड तो 13 सितंबर 2021 को विद्युत क्षेत्र के अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय निगम एनबीएफसी जिसको बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएफसी लिमिटेड एंड 300 मिलियन यूरो का 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया गया है। यह भारत की ओर से जारी होने वाला अब तक का पहला यूरो मूल्य का ग्रीन बॉन्ड है। एक बार और पढ़ लेते हैं, एक्चुअली माइंड इधर से पढ़ा और उधर से निकल गया, मेरे समझ में ही कुछ नहीं आया कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, सच्ची बोल रही हूँ। तो है क्या ये? भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड है, और नाम वाम लिखा हुआ है इसका, क्या है ये? एक बार फिर से पढ़ ही लेते हैं गाइस, ध्यान से पढ़ते हैं, ओके। आप भी ध्यान लगाइएगा, अगर आपके समझ में आ चुका होगा तो आपको एक बार और रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सो विद्युत क्षेत्र के अग्रणी गैर बैंकिंग मतलब विद्युत क्षेत्र के जो कुछ एनबीएफसीज हैं, एनपीएफसी है, इनके द्वारा 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया गया है। और इस यूरो बॉन्ड मतलब ये जो यूरो बॉन्ड जारी किया गया है तो अब ये भारत का पहला है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। नाम वाम कुछ नहीं है इसका, बस ऐसा ही है कि एक बॉन्ड जारी किया है उसका नाम है यूरो बॉन्ड, ओके। गाजियाबाद, ये हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गाजियाबाद नगर निगम द्वारा देश का पहला इंडियाज फर्स्ट ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है, जो कि BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी किया गया है, ठीक है। सो बस यही पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है, तो गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा, ठीक है। लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश का यह दूसरा नगर निगम है जिसके द्वारा जारी बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुआ है, ओके। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, ओके। तो देश का पहला हरित नगर निगम बॉन्ड किसने जारी किया है? गाजियाबाद नगर निगम ने। आगे बढ़ते हैं, सारा ही हो गया बैक। इतना बैक करने के लिए तुमने नहीं बोला था इसको, खुद ही बैक हो गया। ये अच्छा होता है कि वहीं से खुल जाता है। सो गाइज ये क्वेश्चन और एक और इम्पोर्टेंट आ गया कि बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी। बिटकॉइन क्या है ये आप भी जानते हैं, एक वर्चुअल करेंसी है और इसको मान्यता देने वाला मध्य अमेरिकी देश एल सल्वाडोर। कैपिटल क्या है एल सल्वाडोर की? सैन सल्वाडोर, ठीक है। बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर इसने बना दिया है, ठीक है। और विश्व का पहला देश बन गया है बिटकॉइन को लीगल टेंडर डिक्लेयर करने वाला, ओके। एक बार फिर से आंखें बंद कीजिए, ध्यान से सोचिए कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने वाला कौन सा देश बनाया विश्व का पहला? एल सल्वाडोर, ठीक है, ओके।
आगे बढ़ते हैं, इतना ही इम्पोर्टेंट था यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितने देर का हो गया ये वीडियो मैं देखती हूँ, अभी 25 मिनट का हुआ, ठीक है, थोड़ी देर और करते हैं। ओके सो और यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है आई थिंक गाइस। सो अब ये क्या है, ये किस तरीके की पीडीएफ बनाई है ये भी नहीं पता। जिसने भी बनाई है पीडीएफ वो ठीक से नहीं बनाई है, ठीक है। अब मैंने बनाई नहीं थी गाइस ये, क्योंकि मेरे पास ये मैगज़ीन है नहीं। हाँ वैसे एक मैगज़ीन मेरे पास आने वाली है, अब बहुत जल्दी आने वाली है, पीसीएस मंत्रा की है। एक से एक ये पेज भी ख़राब कर दिया बदतमीज़ लोगों ने। सॉरी, बदतमीज़ नहीं बोलूँगी मैं उसको, सॉरी 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 सॉरी। अब मुझे तो किसी ने दिया, लेकिन बनाने वाला पता नहीं कौन है, उसने सही से नहीं बनाई, उसको कम से कम सही से बनानी थी, ठीक है। तो अब बेकार में 3-4 पेज ख़राब कर दिए। अब ये ग्लोबल कुछ इंडेक्सेस हैं, उनको हम देख लेते हैं। फॉर्चून ग्लोबल 500, अच्छा ये फॉर्चून ग्लोबल 500 2021 होता क्या है, तो ये कुछ कंपनीज़ के नाम होते हैं इसमें, किसने टॉप किया है किसने नहीं किया, ठीक है। 500 कंपनीज़ को होते हैं। तो देखते हैं। अगस्त 2021 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फॉर्चून ने विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची जारी करी है, जिसको किस शीर्षक से जारी करते हैं, फॉर्चून ग्लोबल 500 से, ठीक है। तो इसमें जो टॉप है वो है वॉलमार्ट। ओके, वॉलमार्ट को सबसे टॉप पे रखा गया है। और इंडिया का भी है क्या कोई इसमें? यस, इंडिया से भी हैं यहाँ पे। इंडिया से भी हैं यहाँ पे, और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी कि RIL। तो कौन से नंबर पे है ये? फिर से गड़बड़ हो गया ना, देखिए 55 दिखा रहा है या 155 है, क्या है पता नहीं चला ना। इतनी बेकार सी PDF बनाई है ये, सो सैड। ऐसी PDF कौन बनाता है? ठीक है गाइज, इसको ना हम देखेंगे कि हमारी वैसे भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो था नहीं, लेकिन फिर भी देख लेंगे कि जो टॉप कंपनी है वॉलमार्ट है वो ग्लोबल 500 में, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी इसमें नाम है। इवन 7 कंपनीज हैं भारत की, तो कौन कौन से वो हम देखेंगे, ठीक है, बाद में देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी क्योंकि हम देख नहीं सकते। सो गाइज यहाँ से स्टार्ट होगा अद्यतन खगोलीय गतिविधियाँ, और इसको मैं सोच रही हूँ कि इसको आप कल ही करवाते हैं, क्योंकि मेरा पता नहीं बोला भी नहीं जा रहा बिल्कुल। ओके, सो इसको हम कल करवाएंगे, राइट। अद्यतन खगोलीय गतिविधियाँ, इसको हम कल करेंगे। एंड ये है कितना, ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स भी हैं गाइज, जैसे कि सबसे पहले तो क्रेटर ही हैंसन क्रेटर है, ये इंपॉर्टेंट है। इसरो का साउंडिंग रॉकेट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। GSLV US 03 मिशन असफल है, लेकिन है तो इम्पोर्टेंट। PSLV 51 अमेजोनिया 1, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी न्यूज़ हमारे लिए आएंगी जो कि इम्पोर्टेंट होंगी हमारे लिए, राइट। और सतीश धवन सैट है इधर ये स्पेस हरिकेन है, तो यहाँ पे ये सब जो है इम्पोर्टेंट हमारे लिए बहुत होने वाला है, और एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा इससे, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे कल, राइट। और एक ये है PSLV C49 US मिशन, ओके। और इसरो का मिशन शुक्रयान, इन सब को हम कल करेंगे। कल्पना चावला के नाम पर कार्गो अंतरिक्ष यान, तो इसको भी हम कल देखेंगे, ठीक है। कल हम यहाँ तक, यानी कि अद्यतन तकनीक, और कल पूरे दिन में तो इसको भी कर ही लेंगे, ठीक है। ओके, सो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव भी सोचूंगी मैं आगे करने के लिए, तो
और ये यहाँ से हम आज छोड़ रहे हैं, कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। अब एक थिंग और मुझे आपसे शेयर करनी थी। PCS मंत्रा की एक मैगज़ीन है जो मैंने मंगाई है ऑनलाइन, और 13 तारीख मैंने वो देखा था। क्या बोलते हैं उसको, ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा कि मतलब ट्रैकिंग ID, यस आई थिंक ट्रैकिंग बोलते हैं। मैंने देखा था कि वो 13 अक्टूबर तक मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। और उसमें PCS मंत्रा ने 10 प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं, आई मीन मॉक टेस्ट दिए हैं UP PCS प्री एग्ज़ाम के लिए। और उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी मार्केट में, मैंने देखा था फेसबुक ग्रुप्स में और मार्केट में दुकानों पे भी, कि ये मिल भी नहीं रही थी मार्केट में बहुत ज़्यादा। मतलब इसके लिए बच्चे, ऐसा लग रहा था जैसे इसी में से एग्ज़ाम पेपर में आना है क्या। तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसको मंगाऊंगी, लेकिन जब देखा कि हर कोई इसके पीछे पड़ा हुआ है कि ये वाली मैगज़ीन मुझे चाहिए, तो मैंने सोचा मैं भी देखती हूँ इसमें क्या है। उसमें 10 प्रैक्टिस सेट गिवन होंगे PCS मंत्रा के, और बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है ऐसा लग रहा है मुझे। तो मैंने भी वो मंगाई है और मैं उसको आपको कराऊंगी। ओके, 10 प्रैक्टिस सेट्स हैं। PCS मंत्रा ने टारगेट दिया है कि इसको 10 दिनों में ही आप लोग कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो उसको हम भी 10 दिनों में ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 10 प्रैक्टिस सेट है तो 10 दिनों में कर ही सकते हैं। ओके, सो आप लोग टाइमिंग उसके लिए बता दीजिएगा। तब तक के लिए अभी हम इस 13 तारीख तक का वेट करते हैं उसके लिए। 13 को तो आएगी, 14 से आई थिंक मैं उसको स्टार्ट कर दूँगी। और अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, तब आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।